हे एवरीवन, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज का वीडियो बेसिकली एक गाइडेंस वीडियो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एक स्किल है। मैं इसको स्किल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर व्यक्ति का ना नोट्स बनाने का अलग तरीका है, ठीक। और जिसको नोट्स बनाना आ गया फिर वो कुछ भी पढ़ सकता है। गेटिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम क्या होती है कि हम चाहते तो हैं कि हम नोट्स बना लें और हमें लगता भी है कि हम बना लेंगे, बट हम शॉर्ट नोट्स बनाने की जगह या प्रिसाइज नोट्स बनाने की जगह दूसरी किताबें छापने लग जाते हैं और ऐसी किताबें छापते हैं जिनको हम खुद ही दोबारा उठ के नहीं पढ़ते कभी, राइट। ये मैं किसी और को देख के नहीं बता रही हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। जब मैंने अपने नोट्स बनाने चालू किए थे तो मैं एक रीडिंग में नोट्स बनाना चालू कर देती थी, पढ़ती जाती थी, लिखती जाती थी, पढ़ती जाती थी, लिखती जाती थी, और इतना लिख लिया कि रजिस्टर्स भर गए, लेकिन कभी उनको दोबारा उठा के पढ़ा नहीं, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलती करें, क्योंकि एक तो इससे समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा, एक तरीके से मैं कहूँ, एक फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आता है कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते जा रहे हैं, समय भी लग रहा है, दिमाग भी लगा रहे हैं, लेकिन वो कहीं रिजल्ट नहीं दिखाएगा, राइट। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमें सही स्किल नहीं पता है, राइट। आई एम नॉट टेलिंग एनी रूल इन दिस वीडियो, ठीक है। मैं सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आराम से इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो, तो अब बिना देर किए हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को, जिसका नाम है नोट मेकिंग, राइट। चलो, तो देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, राइट। एक कंप्लीट गाइड इसके बारे में, मतलब जितने एस्पेक्ट्स मैं इसमें कवर कर सकती थी मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। काम देखने के बाद एक्शन लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले सब्सक्राइब कर दो फिर वीडियो देखो, बिल्कुल नहीं। लेकिन वीडियो पसंद आ जाए तो उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, राइट, चाहे आप 12th में ही क्यों ना हो, तब भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है। बेसिकली ये वीडियो ज़्यादा एसएसटी को नज़र में रख के बनाया गया है, लेकिन स्टिल जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए ये यूज़फुल है, राइट। चलो, सोर्स क्या रखना है? एनसीईआरटी। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। इवन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप एमपीपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं या आप यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो बेसिक्स है वो एनसीईआरटी है। जब आप कोचिंग्स में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप एनसीईआरटी कवर करके आओ, राइट। तो एनसीईआरटी कवर जब हमें बाद में करना ही है, अगर हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम यही नहीं कर लें एनसीईआरटी, समय क्यों खराब करना, राइट। चलो, तो पढ़ना कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, राइट। सोर्स बदलने नहीं चाहिए, कोई भी गूगल पे मत जाना, वेबसाइट पे मत जाना, यूट्यूब से अपने आंसर्स बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। या अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो ये बोलते हैं कि हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो नोट्स पूरे के पूरे हर चीज़ के बारे में प्रोवाइड करा देना इज़ नॉट गुड, राइट। अगर मैं चाहूँ कि मैं आपको नोट्स दूँ तो मेरे हिसाब से वो नोट्स 1 या 2 चैप्टर के हो सकते हैं। हर चैप्टर के नोट्स देना आपको डिपेंडेंट बनाना है, राइट। और अभी अगर हम स्कूल गोइंग हैं तो हमें क्या काम है दूसरा? करो ना, यही काम सीखो। दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होना है हमें? नोट्स तक के लिए हम दूसरे से मांग रहे हैं, राइट। चलो, पहला पॉइंट क्या है? पहली बात तो एनसीईआरटी से पढ़नी है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमको कुछ स्टेप्स देखने हैं कि नोट्स बनाने किस तरीके से होते हैं, ठीक। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको एक कहानी पता होनी चाहिए, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाने से पहले, रीडिंग कराने से पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू देते हैं, ठीक है, कि एक मोटे मोटे लेवल पर आपको एक कहानी पता हो कि हाँ चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जाते, तो वो एक ओवरव्यू आप चैप्टर को पढ़ने से पहले ले लें। अगर आपके स्कूल टीचर ये ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखो और उसके बाद रीड करने के लिए चले जाओ। अगर आपको पहले बुक रीड करना बोरिंग लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, या समझ नहीं आता, आपको लगता है कि रीड तो करूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ, राइट, तब आप ओवरव्यू देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से रीड करके समझ आता है, तब आपको ये ओवरव्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तब आप आराम से रीडिंग करें और आपको चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, राइट, ठीक है। पहली बार में कभी नोट्स बनाने नहीं बैठना, माइंड माय वर्ड्स। पहली रीडिंग कर रहे हो, पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी नोट्स मत बनाओ, ठीक है।
नोट्स हम बनाएंगे सेकेंड रीडिंग में। अगर आप स्कूल गोएंगे, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड रीडिंग में मत बनाना। 3 या 4 रीडिंग दो किसी भी किताब को, स्पीड बढ़ाओ, है ना, अपनी समझ बढ़ाओ कि जितनी स्पीड में मैं रीड कर रही हूँ मुझे उतनी स्पीड में समझ भी आ रहा है, ठीक है। जब आप 3-4 रीडिंग कर लेंगे उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। रीड विथ कंप्लीट फोकस एंड रीड बिटवीन दी लाइन्स। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, रीड बिटवीन दी लाइन्स? इस फ्रेज का मतलब होता है कि लाइन्स जो लिखी हैं उसके जो डीप मतलब है वो हमें समझने हैं। जो कुछ 1-2 लाइन्स लिखी होती हैं, फ्रेजेस लिखे रहते हैं जो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमें रीडिंग में समझ में आने चाहिए। तो रीड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऐसे बस आप शब्द पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, उसको रीडिंग मत कहो। गेटिंग? तो रीड करना है, फोकस के साथ रीड करना है पहली रीड में, और यहाँ पर हमको बिटवीन दी लाइन्स पढ़कर क्या चीज़ एनालाइज करनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट हैं और कौन कौन से इररेलेवेंट हैं। अब रेलेवेंट और इररेलेवेंट का मतलब क्या है? अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटीज़ ना हमको बहुत सारे केस स्टडीज़ देती है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ देती है। तो अब पहली रीडिंग में तो वो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको कुछ समझा रही है, राइट। लेकिन पहली रीडिंग के बाद जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे तब आपको उन केस स्टडीज़ को और उन स्टोरीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पहली रीडिंग ध्यान से करनी है, राइट, ताकि हमें पता चल जाए कि अगली रीडिंग के लिए रेलेवेंट ये चीज़ें हैं भी या नहीं। ठीक, आप चाहें तो जो चीज़ें आपको रेलेवेंट लगती हैं या जो कंक्लूजन निकाल रही जा रहा है किसी भी केस स्टडी से, उसको हाईलाइट कर दो कि अगली रीडिंग जब हम करेंगे तो हम सिर्फ उस लाइन को पढ़ेंगे और हमें सब कुछ याद आ जाएगा, राइट। देन किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद, आई एम सेइंग पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा चैप्टर पढ़ लो उसके बाद सोचने बैठो, ठीक है। अगर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ रही हूँ सिविक्स, ठीक है, और उसमें मैं पढ़ रही हूँ डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के बारे में अगर मुझे एक पैराग्राफ दिया गया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक, तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं पहले 2 मिनट शांति से बैठूंगी और रिकॉल करने की कोशिश करूंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा अभी, है ना। आई एम नॉट सेइंग रिकॉल करूंगी तो मुझे वर्ड बाय वर्ड सब कुछ याद है, नहीं, रोबोट नहीं हूँ मैं, ठीक, लेकिन मुझे एक जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ डेमोक्रेसी क्या होती है, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो मैं काउंट कर सकती हूँ। गेटिंग दिस मच यू शुड बी एबल टू डू आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। देन क्यों हमें रिकॉल करने के लिए रुकना क्यों है? रफली रिकॉल करना है, ठीक है, लेकिन रुकना क्यों है? ताकि हम ये समझ सके कि हमारी खुद की रिटेनिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट। यहाँ पर ना ये जो पॉइंट है ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एज अ टीचर जब मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को एक साथ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि सारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी या उनकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो सेम नहीं है ना। हर बच्चा अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों को गेन कर पाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो सारे बच्चे एक साथ उस चीज़ को गेन कर लें। किसी को पहली बार में समझ में आएगा, किसी को दूसरी बार में समझ में आएगा, हो सकता है किसी को ना ही आए, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद कितनी देर तक वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है, ये आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि खुद की रिटेनिंग कैपेसिटी जानो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक पेज 10 मिनट में पढ़ पा रही हूँ तो फिर उस पेज को पढ़ने के बाद मैं याद कितना रख पा रही हूँ। मान लो 10 मिनट में पढ़ने के बाद मुझे एक शब्द भी याद नहीं है, तो बेटर क्या है कि अगली रीडिंग में मैं ये ध्यान रखूँ कि मैं 10 नहीं 20 मिनट ले लूँ, लेकिन ढंग से तो पढ़ूँ, ताकि मेरे दिमाग में कुछ तो रिटेन हो, कुछ कीवर्ड्स, कुछ फ्रेजेस तो रिटेन हो जाए मेरे दिमाग में एटलीस्ट। ओके, ये देखो भाई, डोंट मेक एनी नोट्स आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। रीडिंग के साथ, पहली रीडिंग के साथ तो नोट्स बनाना ही मत, और पहली रीडिंग के बाद भी मत बनाना, ठीक है। नोट्स कब बनाने वो हम देखेंगे। चलो, नोट्स हम बनाएंगे नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग मतलब ये होगी हमारी सेकेंड रीडिंग, ठीक है। रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट, जो हमने पहली बार में हाईलाइट किए हैं हम सिर्फ उनको ही पढ़ने वाले, या आपने पेन से मार्क कर लिया, ठीक है, या हाईलाइट कर दिया, स्टार लगा दिया, कुछ तो भी, ठीक है। जिस भी तरीके से आप उस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं सिर्फ अगली बार में हम वही पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि अब हम जब दूसरी रीडिंग कर रहे हैं तो ना हमें कोई स्टोरी पढ़नी है, ना हमें केस स्टडीज़ पढ़नी है, और ना हमें इररेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमने पहली बार में मार्क कर लिए थे कि हाँ अब इनको नहीं पढ़ेंगे अगली बार। गेटिंग? मार्क पॉइंट्स इन बुक ओनली फॉर ईच टॉपिक। सेकेंड रीडिंग में आप क्या करें, अब आपको थोड़े से डिटेल्ड पॉइंट्स में जाना है। पहले तो हमने रफली किया था,
ठीक है। अब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बुक में ही एनसीईआरटी बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, तो वहाँ पर वो क्या करती है, पॉइंट्स को इस तरीके से प्रोवाइड करती है, पैराग्राफ में ही इस तरीके से लिखा होता है टेक्स्ट कि आपको 4-5 पॉइंट उसमें ही आराम से मिल जाएंगे किसी चीज़ के बारे में। तो उनको ही क्या करो, जैसे मान लो ये एक पॉइंट लिखा है तो इसको ऐसे मार्क कर लो, राइट। फिर दूसरी रीडिंग के साथ साथ हमें क्या करना है, नोट्स बनाने चालू करने हैं, ठीक है। और नोट्स आप बुक में मत बनाने लग जाना, नोट्स बनाना एक सेपरेट नोटबुक में, राइट। और यहाँ पर हम नोट्स बनाना जब चालू करेंगे तो हमें ये याद रखना पड़ेगा उस समय कि हम टॉपिक को ना डिकोड करें पहले, कि कोई भी एक टॉपिक है उससे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। या उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें कितना याद रखने की ज़रूरत है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं पढ़ रही हूँ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी, ठीक, डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो एग्जाम्स में आ सकती है ना। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स में आएगी, सिंपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जब अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे बुक के वर्ड्स में लिख रहे हो या अपने खुद के वर्ड्स में लिख रहे हो, दोनों में आपको याद रखना है कि 2 या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ रही हूँ कि चैलेंजेस क्या हैं, डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि चैलेंजेस अगर एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है कि एक लॉन्ग आंसर के फॉर्म में है जहाँ पे मुझे 4 या 5 मार्क्स के लिए आए, और 4 या 5 मार्क्स के लिए अगर आ रहा है तो मुझे 4 या 5 पॉइंट्स इसके लिए लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं किस हिसाब से नोट्स बनाऊंगी, 4 और 5 पॉइंट्स उसके मैं कॉपी में लिखूंगी, राइट। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि हमें पता होना चाहिए अब हम एनसीईआरटी उठाने नहीं वाले। मतलब नोट्स बनाते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें हम एग्ज़ाम पेपर के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, ठीक है। मतलब शॉर्ट आंसर्स जैसे भी नोट्स बनने चाहिए, लॉन्ग आंसर्स जैसे भी नोट्स बनने चाहिए, पॉइंट्स में भी नोट्स बनने चाहिए, राइट। हर चीज़ का, हर टॉपिक का एक जिस्ट जो है वो हमें अपनी कॉपी में या अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके। देन वी हैव टू मेक द नोट्स इंटरेस्टिंग। ये नोट्स खुद के लिए बना रहे हैं आप, और आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप साल की शुरुआत में नोट्स बना ले रहे हैं, ठीक है, या मिड सेशन में भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यही नोट्स आप लास्ट तक पढ़ेंगे, है ना। तो जब हमें पता है कि हमें इन नोट्स को लास्ट तक पढ़ना है तो हमें उनको उतना इंटरेस्टिंग बना के रखना पड़ेगा। मैं ऐसी रफ लैंग्वेज में या ऐसी रफ हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकती कि मैं आज पढ़ूँ और कल ना पढ़ पाऊँ, राइट। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं अपने नोट्स बनाने के तरीके के साथ, ओके, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम इनसे ही पढ़ने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कीप रिवाइजिंग दीज नोट्स। नोट्स को जो हम एक बार बना चुके हैं उनको रिवाइज करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप एक नोट्स बनाकर रख देते हैं किसी एक टॉपिक के और उसको आप अगले 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, महीने भर तक आप उसको नहीं खोल रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके दिमाग से कुछ कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर 3 दिन में, 4 दिन में, हर हफ्ते में, हर संडे टू संडे अगर मैं अपने बनाए हुए नोट्स को एक बार खोल के देख ले रही हूँ, ठीक है, खोल के देखने का मतलब पन्ने नहीं पलटाना है, खोल के देखने का मतलब है कि हाँ मैंने ये लिखा है और मैंने पढ़ लिया इसको, राइट। इससे क्या होगा, दिमाग में ना चीज़ें बैठने लग जाएंगी। सी, अगर मैं आपको ये बात बताऊँ तो नोट्स बनाने का मेन मोटिव ये है कि चीज़ें हमें ध्यान में रह जाएं, है ना। क्योंकि अगर आप अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, है ना। नोट्स हमें बनाने ही इसलिए ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें बार बार बार, और कम इन्फॉर्मेशन रिवाइज करने के लिए होगी तो हमारे लिए आसान होगा गेटिंग। इसलिए नोट्स प्रिसाइज बनाने हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कुछ छूटे नहीं उसमें, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि नोट्स बनाने का तरीका आप ध्यान रखें कि मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाएं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आ सकता है ना। अगर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं और अपने लिए आसान कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे पढ़ना। फाइन, सो कीप रिवाइजिंग दीज नोट्स ओनली। अब कुछ और रिवाइज करने मत चले जाना कि अब हाँ नोट्स बना लिए एनसीईआरटी से, चलो फिर से एनसीईआरटी पढ़ लेते। नहीं, समय है, इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो, लेकिन रिवाइज करना जब
है आपको तो अल्टीमेटली आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करें, ठीक है। डोंट गो फॉर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ओनली, मेक योर ओन क्वेश्चंस। वन ऑफ द बेस्ट वे तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि खुद से क्वेश्चन बनाओ, है ना। और खुद से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, जब हमारे लिए कंसेप्ट्स की जो क्लैरिटी है वो एकदम बढ़िया है, साथ में हम क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये समझते हैं, या तो पुराने क्वेश्चंस पेपर से या टीचर्स की मदद से, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के क्वेश्चंस बना सकते हैं और खुद ही उनके आंसर्स लिखने की कोशिश कर सकते हैं, राइटिंग देयर आंसर्स, गेटिंग। देखो अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है। 2 प्रॉब्लम्स क्या है जो मैंने अपने बच्चों में देखी। पहली बात तो ये कि नोट्स खुद के बनाते ही नहीं है साल भर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप एक्सपेक्ट कर भी कैसे सकते हो कि आपने साल भर जब कुछ लिखा नहीं है अपनी कॉपी में, देख कर, नोट्स हम देख कर बना रहे हैं एनसीईआरटी से, अगर आप साल भर बिना देख के साल भर देख कर भी नोट्स नहीं बना पा रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में जाके लिख दोगे, ठीक है। और उसमें से भी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो नोट्स बनाते ही नहीं है, जो नोट्स बनाते हैं वो भी सिर्फ याद करने में लगे रहते हैं, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही नहीं है। दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, समझ इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि जो हमें मेन एग्जाम में बैठ के 3 घंटे हाथ चलाना है, हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, लिख के ही नहीं देखते आंसर्स। राइटिंग, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखोगे क्या, जो पढ़ोगे, और पढ़ोगे कैसे, जब खुद के नोट्स बनाओगे, है ना। तो बनाओ जाके नोट्स, राइट। प्रैक्टिस इज़ दी ओनली ब्रह्मास्त्र, सिंपल। अगर आप इस मेहनत को, इस गुड पार्ट को स्किप करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो बिल्कुल मत करो, सबसे बड़ा धोखा है तुम्हारे साथ, ठीक है, जो अपने आप को दे रहे हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिख लिख के। और लिख लिख के प्रैक्टिस कब होगी, जब नोट्स बनेंगे, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, ये आप खुद के क्वेश्चंस बनाएंगे, जब आप उनके आंसर्स लिखेंगे, जब आप चेक कराएंगे या खुद से चेक करेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मुझसे हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। चलो अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। जस्ट बिफोर द एग्जाम्स हमें करना क्या है। जस्ट बिफोर द एग्जाम्स हम करते हैं रिवाइज, ठीक है। यहाँ पर भी एक कैटेगरी बच्चों की वो आ जाती है जिनका ये सोचना होता है कि हम एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, है ना। हाँ, हो जाओगे, गलत नहीं सोच रहे हो, ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बात है एग्ज़ाम में पास होना, और दूसरी बात है अपना साल भर में उतना मेंटल डेवलपमेंट कर लेना जितना आपका इस एज में हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, आप 9th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, तो वो बुक बनाई इस हिसाब से है ना कि हाँ, एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो इतना होना चाहिए कि उसको साल भर में वो इतना सीख लेगा, है ना। हर चैप्टर से जो सीखने वाली चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, है ना, जो कंसेप्ट हैं, वो बच्चा सीख लेगा, राइट। अगर आप सिर्फ एग्जाम के कुछ दिन पहले पास होने के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप मान के चलें कि जो आपको साल भर में सीखना था वो तो आपने नहीं किया। आई पर्सनली डू नॉट बिलीव कि आप साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, 10, 15, 50 घंटे पढ़ने मत करो, ठीक है। बट जितना सीखने का काम है, जो स्किल्स आपको आ जानी चाहिए, जो वैल्यूज़, जो कंटेंट आपके दिमाग में चला जाना चाहिए, उसको स्किप मत करो, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है ताकि हम सारी चीज़ों को समझ सकें, है ना। जो स्किल्स हमें आनी चाहिए वो हमें बन सके लास्ट में, गेटिंग। और ये कब होता है कि जब आप पूरे साल भर की जर्नी में ना पढ़ने को अपने अंदर एकदम इनबिल्ट सिस्टम बना लेते हो कि हाँ, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मुझे ये टॉपिक समझ आना चाहिए, मैं इस टॉपिक को लिखने के लायक बन सकूँ, राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए मेरे पास, स्पीकिंग की स्किल्स आनी चाहिए ना, खुद को प्रेजेंट करने की स्किल्स आनी चाहिए। ये सब कब आएंगी, जब साल भर अपने ऊपर काम करोगे, है ना। पास अल्टीमेटली हो भी जाओगे, ठीक है। अब तो वैसे भी फेल आपको गवर्नमेंट खुद बोलती है 8th स्टैंडर्ड तक हम फेल नहीं कर सकते, राइट। तो एम पास होना नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए कि जितना साल भर में सीखना चाहिए उतना हमें बनना चाहिए लास्ट में, राइट। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई नोट्स बनाना सीख लो। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले में करना क्या है। एग्ज़ाम के जस्ट पहले हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन बिना सोर्स को बदले। जिन एनसीईआरटी से हमने नोट्स बनाए थे हम उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता भी है कि हाँ, कुछ चीज़ें आपने एनसीईआरटी में जो आपको लगता था कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स के हिसाब से पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने टिक करके रखा है, अपने नोट्स में नहीं लिखा है, तब आप जाकर एनसीईआरटीज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। सिर्फ अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स जो हैं आप उनसे ही पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले, है ना। ये मत सोचने लगना कि यार मैंने नोट्स बनाए थे, अच्छे नहीं बने, साल भर मैंने मेहनत नहीं की, अब मैं किसी और के नोट से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, या फिर टीचर से नोट्स मांग लेते हैं या ऑनलाइन नोट्स देख लेते हैं, मत करो,
मेहनत करो साल भर और अपने ही नोट्स को पढ़ के जाओ। एक और छोटा सा काम हम कर सकते हैं, ये काम किसके लिए है, जो लोग 1 स्टेप अहेड जाना चाहते हैं। 1 स्टेप अहेड जाने का मतलब क्या है, सब अपनी अपनी अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना बना लिया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो साल भर यही चलाऊंगा, ठीक है, कम से कम खुद के बने हुए नोट्स हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको और ज़्यादा अच्छी स्किल्स को सीखना है और ज़्यादा प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं, तो क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं कि मैंने पढ़ा ड्रेनेज, ठीक है, मैंने पढ़ा रिवर सिस्टम्स के बारे में, है ना। अब रिवर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने नॉर्मल जो नोट्स बनाए अपनी सेकेंड रीडिंग के बाद, अगर वो मेरे पहुंच रहे हैं 5 पेजेस में, तो अब मैं कोशिश करूंगी एग्ज़ाम के थोड़े समय पहले कि मैं क्या करूं, ये 5 पेजेस को पढूं, सिर्फ इनको ही पढ़ूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ने, ये 5 पेजेस को पढूं और इन 5 पेजेस को ना सिर्फ 2 पेज में लाने की कोशिश करूं, हो जाएगा। अगर आपको एकदम अभी के अभी इसका कोई एग्जाम्पल देखना है, तो आप अनुशाला पर जाकर क्लास 10th में अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ जो अभी कुछ दिनों पहले चलाई थी, उसके ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या किया, बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे स्पेस में लाने की कोशिश की है, 1-2 पेजेस में ख़त्म करने की कोशिश की है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रिसाइज नोट्स, ठीक है। बाकी जब हम साल भर पढ़ेंगे तो हम वैसे भी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना सीखेंगे, और मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स भी देते रहूँगी, ठीक है। तो हम और ज़्यादा जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं उनका भी एक शॉर्टर वर्जन बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम आवर ओन नोट्स। एक चैप्टर को हार्डली 2 या 3 पेजेस में लाने की कोशिश करनी है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं, जब हम सिर्फ 2 या 3 पेजेस में नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं ना, तब हम कभी भी फुल सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं ध्यान देते कि ग्रामर हम सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं, हम ये नहीं देखते कि हम पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं या नहीं लिखते, है ना। इज़, दैट और वी, ये सब लिखते ही नहीं है, कीवर्ड्स बस लिखते हैं, फ्रेजेस लिखते हैं और उसमें ख़त्म करते हैं, एरो लगाकर नोट्स बना लेते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हमें बड़ा ही बड़ा सब कुछ पढ़ना होता, अगर हमें फुल सेंटेंसेस पढ़ने होते, अगर हमें पैराग्राफ्स पढ़ने होते, तो हम शॉर्टर नोट्स बनाएंगे क्यों, जो हमने अपने नोट्स यहाँ बनाए हैं उनसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर इनकी भी क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी से ही पढ़ लो, राइट। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आंसर आपके पास होना चाहिए, है ना। कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। मुझे मैथ्स में सबसे ख़राब ये चीज़ लगती थी कि जब भी पूछा जाता था, जब भी मैं पूछती थी किसी से, मतलब जनरली अपने टीचर से, कि ये नहीं बन रहा है, ये कैसे बनेगा, सो दे यूज्ड टू से प्रैक्टिस। मैथ्स में तो प्रैक्टिस लगती है, अरे आई अंडरस्टैंड मैथ्स में प्रैक्टिस लगती है, लेकिन मुझे उसके बेसिक्स ही नहीं बन रहे ना, नहीं बन रहे बेसिक्स, कैसे करूँगी, राइट। इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि जो बेसिक्स है ना, सबसे पहले वो बच्चे को बता दूँ, ठीक है। तो फुल सेंटेंसेस नहीं बनाने, पैराग्राफ्स नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इनको लिखे बगैर नहीं चलेगा, उनको लिखो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि किसी भी टॉपिक के लिए मेरे पास ना 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 7 पॉइंट तो कोई पूछने से रहा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट के लिए आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसमें से भी सिर्फ प्रिसाइज 5 पॉइंट लिखकर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को लिखकर वहाँ पे छोड़ दूँगी, राइट। देन फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को छोटे स्पेस में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे छोटे स्पेस में बनाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी एक मेंटालिटी होती है ना। अगर मैं आपको एक ऐसे बड़ा सा पेज दे दूँ जिसमें ऐसे बहुत सारा कुछ कुछ लिखा है पैराग्राफ फॉर्म में, तो आपको ऐसा लगेगा कितना सारा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से बिना इवन वर्ड्स को चेंज किए, राइट, मैं ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के दे दूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपको उसी इन्फॉर्मेशन से सेम वर्ड्स और सारी चीज़ों को वैसे करके आपको इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना के दे दूँ ना उसी इन्फॉर्मेशन का, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। और ये चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये आपके दिमाग में बैठ सकता है, ठीक। तो इसीलिए हमें अपने दिमाग को ट्रिक करना है। अगर हमारा दिमाग कम मेहनत करना चाहता है तो हम उसको मेहनत उतनी ही कराएंगे, लेकिन उसके तरीके से, है ना। फ्लो चार्ट्स की मदद से बना लेंगे, डायग्राम्स की मदद से पढ़ लेंगे हम मैप्स को, राइट। मैप से ध्यान आया कि एक और लेक्चर आपके लिए आने वाला है अनुशाला पर, जहाँ पर यह आपको बताया गया है, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि वर्ल्ड मैप और इंडिया के मैप, दोनों मैप्स को याद करने का, उनको प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे वीडियो आपको पता चल जाए, ठीक। देन वी कैन ऑल्सो यूज माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होता है, अगेन द सेम थिंग्स लाइक फ्लो चार्ट्स,
है ना। हम अपने दिमाग में एक मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लो चार्ट्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, कि हाँ इस तरीके से ये सारा कंसेप्ट को हमें डील करना है। ओके, तो ये तरीके हैं और भी ज़्यादा प्रिसाइज नोट्स को बनाने के। अगर आपको लगता है कि आप जो अपने पहले वाले नोट्स हम बना रहे थे, पहली रीडिंग के दूसरी रीडिंग के बाद वाले, यहाँ जो हम अपने नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा स्किल रखते हैं तो आप चाहें तो पहली बार में ही वैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक आंसर लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आ रहा है, तो वो भी आपसे लिखते बनना चाहिए। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर आप इंक्लूड कर लें, राइट, ठीक है। इसलिए मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही बोल दिया था कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाली, है ना। आप इस वीडियो को देखें, आपको जो चीज़ें अडॉप्ट करने लायक लगती हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी हैं इस लेक्चर से, आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और बेहतर तरीके पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, राइट। चलो, अब जिसको ऐसा लग रहा है कि मैडम हम साल भर नोट्स बनाते नहीं हैं, ठीक है, हम तो लास्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आप कह रही हो कि एक रीडिंग कर लो, फिर दूसरी रीडिंग कर लो, फिर नोट्स बना लो, फिर शॉर्टर नोट्स बना लो, है ना, फिर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम सब कुछ बना लो, हम तो इतना नहीं करेंगे। तो देखो बेटा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये समय आपके स्किल सीखने का है ना। अगर आप अभी इतनी मेहनत से बचना चाह रहे हो तो आगे जाके आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वर्क से ही बचना चाह रहे हैं तो कोई भी शॉर्टकट आपको बचा नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं जाकर आप आज पास हो जाओगे, कल पास हो जाओगे, आपको लगेगा आप सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे बीच में, ठीक है। और वहाँ पर आपकी गाड़ी ना रुके, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसमें मेहनत का पेट्रोल डालते रहें, ठीक है। देखो, बिल्कुल आई एग्री, ये प्रोसेस आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकती है कि मैम पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग फिर नोट्स, टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन अगर हम इस काम को इफ़ेक्टिवली करते हैं, है ना, अगर हम टाइम बाउंड होकर इस काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा काम पूरा हो सकता है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास एडवांटेज क्या है कि अभी हमारा सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम जल्दी शुरू करेंगे तो हम जल्दी ख़त्म भी कर पाएंगे, और हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, ठीक। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ अभी शुरू करने की क्या ज़रूरत है, अभी अप्रैल में स्कूल लगेंगे, फिर समर वेकेशन चलेंगी, फिर आराम से करेंगे, हाँ सब कुछ एंजॉय करो, समर वेकेशन भी भरपूर एंजॉय करो, अभी भी एंजॉय करो, एग्जाम्स खत्म हुए बढ़िया है, बट थोड़ा थोड़ा करके तो हम एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आप रेस में कितना ज़्यादा पीछे हैं, तो अपनी स्पीड कम से कम बना के चलें, ठीक है। अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो पैदल चल लो, पैदल नहीं चल सकते तो और ज़्यादा धीरे चल लो, रेंग लो भाई, लेकिन खड़े मत रहो, है ना। ट्राई टू मूव अहेड, अपनी जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है, अगर जो आपके अंदर कमियां हैं आपको लगता है, अगर आप आज उनको समय देकर नहीं सुधारेंगे तो कल आपको परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। दैट इज़ वाई अगर हमें पता है कि ठीक है हमसे नहीं बनते हैं नोट्स, तो आप आज से शुरू कर दो ना, मत बनाओ। कौन कह रहा है एक बार में पूरी किताब के नोट्स बनाने, थोड़ी कह रही हूँ मैं, राइट। आपको एक दिन में एक टॉपिक के नोट्स बना के देख लो, है ना, टारगेट बना लो, 5 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। अभी तो समय है, इतना समय भी ले सकते हैं आप अपने लिए, ओके, बट एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। चलो, फ़ायदा क्या है इतना ज़्यादा मेहनत करने का? हमारा मेहनत का हमेशा फ़ायदा कुछ ना कुछ होता है, दिखे भले या ना दिखे। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। एक टॉपिक को जब 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, नोट्स बना लोगे, फिर शॉर्ट नोट्स बना लोगे, कोई आपके दिमाग से उस टॉपिक को कभी नहीं निकाल पाएगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आती जाती है ना, ऐसा लगते जाता है कि दिमाग बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा होते जा रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है कन्फ्यूजन? क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिस से क्लैरिटी मिल रही है, बार बार रिवाइज करने से क्लैरिटी मिल रही है ना, और साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ज़्यादा सोच पाते हैं चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि एसएसटी क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वहाँ पर मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी उसको रिलेट करके बताया था चारों सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। वो चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई, वो मुझे कैसे समझ में आई? पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते समझ में आई, है ना, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेकर बढ़ती चलेगी, जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा एनालाइज कर पा रही हूँ, है ना। मेरे दिमाग में आइडिया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी को अगर मैं चारों सब्जेक्ट से लिंक करके बताऊंगी तो शायद बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मैडम जो हमेशा लिंक करना है सब्जेक्ट्स को बोलती रहती है उसका मतलब क्या है,
ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये कब आते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बढ़ती चली जाती है। ओके, दूसरा फ़ायदा, आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी, सारी चीज़ों को बढ़ाता है अगर आप रीड करते हैं तो। ठीक है, लिखोगे नहीं, लिखते नहीं बनेगा जब तक पढ़ते नहीं बनता, और पढ़ते कब तक नहीं बनेगा, जब तक पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, राइट। रीड करना चालू करो। देन इट एनहेंसेस योर राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग स्किल्स। अगर आप आंसर्स लिख के देखते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो राइटिंग स्किल है कि आंसर कैसे लिखना है, या अपने आपके थॉट्स या जो ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, ये सब कब समझ में आएगा, जब नोट मेकिंग की स्किल सीखने लगोगे, राइट। कोई भी टफ टास्क ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं है। रादर मैं तो ये कहूँगी कि मज़ेदार है। अगर आप इसको थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये काम अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि फ़ायदा ही है, इसमें हमारा कोई नुकसान तो होता नहीं है। ठीक, लास्टली आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी चीज़, अनुशाला पर मैं कोई भी ऐसी चीज़ बोलना नहीं चाहती, या कोई भी ऐसा चीज़ आपको सिखाना नहीं चाहती जो मैं खुद फॉलो नहीं करती। ठीक है, मैं जितना काम खुद कर सकती हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी मुझे समझ में आती है, उतना मैं करती हूँ, और उतना ऑनेस्टली आकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ एक सोल मोटिव है, अनुशाला पर भी मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं कितने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकूँ। मेरा मोटिव ये है कि जो एक्चुअली हमारी एजुकेशन को काम करना चाहिए, है ना, जो सिस्टम्स में हमें कुछ कमियां समझ में आती हैं कि हम बच्चों के बाकी लेवल्स पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, टाइम की कमी होने के कारण, या एक बच्चा जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास आज 9th या 10th स्टैंडर्ड में आया है, लेकिन जिसके बेसिक्स पहले से क्लियर नहीं है, तो हम उसको क्लास में उतना समय नहीं दे पाते कि हम उन सारी चीज़ों को ओवरकम करा सकें। ठीक है, तो अनुशाला एक मीडियम है उन सारी चीज़ों के लिए, रादर मैं खुद एक मीडियम हूँ ये सारे काम को कराने के लिए, है ना। तो मेरा मंत्र ये कहता है कि भाई फोकस ऑन स्किल्स। आज अगर मैं अनुशाला पर पढ़ा रही हूँ तो मेरा मोटिव यही है कि मैं कितनी ज़्यादा स्किल सीख सकती हूँ, मैं बच्चों को कितना समझ सकती हूँ, कितना ईजी कर सकती हूँ उनके लिए पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको मेहनत करना कैसे सिखा सकती हूँ। क्योंकि अब जो आसपास मैं अपने देख पा रही हूँ, मुझे समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ना। हसल मत करो, मानते हैं, है ना, एकदम भिड़ के मत लगो किसी भी चीज़ में, ठीक है, अभी आपका एंजॉय करने का समय है, बट एटलीस्ट आप मेहनत करना सीख जाएं कि कल को आपको मेहनत करनी है तो पड़ेगी, सबको करनी पड़ती है। ठीक है, अगर कल को आपको मेहनत करनी है तो आपसे बने, तो ऐसा ना लगे कि पहली बार जीवन में कुछ करने आए, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। आई वुड सजेस्ट कि एक सेशन आप अपने आप को दीजिए, राइट, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स को इम्प्रूव होने से। ठीक है, और एम अच्छे मार्क्स नहीं होने चाहिए, एम होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा स्किल सीख सकते हो, कितने अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हो, उसको जान सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ा सकते हो, राइट। तो अगर मार्क्स पे फोकस नहीं करके आप स्किल्स पे फोकस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय अपने आप को दें, स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करें, आप खुद इस चीज़ को फील कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर इस वीडियो से थोड़ी भी मदद आपकी हुई है, अगर आपको कुछ भी लगा है कि हाँ, इस वीडियो की मदद से मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सक्सेसफुली समझा पा रही हूँ, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर पढ़ रहा है या नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देंगे, तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी और दूसरे व्यक्तियों की भी मदद होगी, राइट। सो कीप वॉचिंग, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.